नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज का जो बिंदु है वो एक प्रकार की आप मान लो कि रिवाइज क्लास है। मैं स्पीड से ही करवाने वाला हूं। रीति काल के अन्य कवि। अब रीति काल के अन्य कवियों की बात आए तो जैसा कि बच्चन सिंह कहते हैं कि रीति काल के अन्य कवि एक गौण शब्द हो जाता है, ठीक है ना। अन्य कवि जो है एक गौण शब्द हो जाता है, तो यहाँ गौण नहीं है क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ला इन्होंने भी अन्य रीति ग्रंथकार कवि के अंदर घनानंद को लिया है और बहुत महत्वपूर्ण लिया है। तो अन्य कवि है, इनमें से कुछ कवि ऐसे हैं जो आसानी से याद हो जाते हैं और उनको परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं। दो नाम बता दूंगा मैं आपको, पहले भी बता चुका हूँ। पहला है अली मुहिब खां का खटमल बाईसी और दूसरा है याकूब खां का रसभूषण। इन दोनों को जरूर पूछा जाता है। तो चलते हैं। ये अपनी दो किताबें हैं, दोनों बाजार में उपलब्ध हैं। हिंदी 7200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और वरिष्ठ अध्यापक के लिए 8000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये तो मुझे पता नहीं, अब परीक्षा नजदीक है, फिर भी आपको लगे कि देख लें, आप रिवाइज कर सकते हैं, सारांश भी है, रिवाइज कर सकते हैं, तो इसको ले आए, ठीक है ना। और 8000 जो है ये वरिष्ठ अध्यापक वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिवाइज करने के लिए वो चाहें तो खरीद सकते हैं। ये इनके चित्र है, गूगल पर सर्च मारेंगे तो ये आपको किताबें दोनों की दोनों मिल जाएंगी के सर के नाम से। रीतिकालीन अन्य कवि और उनकी रचनाएं। सबसे पहले हम आते हैं अली मुहिब खां। अली मुहिब खां प्रीतम, इनकी रचना है 1730 ईस्वी में आई थी, खटमल बाईसी हास्य रस। रीतिकाल की याद रख लेना, 1730 ईस्वी, खटमल बाईसी हास्य रस की एकमात्र रचना है। रीतिकाल की हास्य रस की, अगर हास्य रस की कहीं भी बात आएगी तो वो अली मुहिब खां की खटमल बाईसी की बात आएगी। प्रकृति चित्रण की बात आएगी तो वो अधिकतर किसकी बात आएगी? सेनापति की बात आएगी। अगर प्रेम के पीर की बात आएगी तो वैसे तो प्रमुख रूप से घनानंद आएंगे, नहीं तो आलम क्या भी नाम उसमें कहीं ना कहीं आ ही जाता है। और बात करें हम श्रृंगार रस के या मान लो वियोग रस के मजाक की, कि मजाक किसने किया, मजाक की हद तक किसने पहुंचा दिया है, तो वो बात आएगी बिहारी की, ठीक है ना। और अगर इसमें हम रस की बात करेंगे तो याकूब खां का रसभूषण भी जरूर आएगा। अलंकारों की बात करें तो केशव का नाम जरूर आएगा, केशव की कवि प्रिया जरूर आएगी, मतीराम का ललित ललाम जो है वो जरूर आएगा। छंदों की बात करेंगे तो केशव की छंदमाल और मतीराम का इसका भिखारी दास का छंदारण पिंगल, ये जरूर आएंगे। तो ये कुछ चीजें होती है जो जरूर आती है। राम काव्य से संबंधित बात करेंगे तो केशवदास का और सेनापति का नाम जरूर आएगा। तो ऐसी कुछ चीजें होती है जो साधारण होती है, जिनको हम आसानी से याद कर सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं? रीति काल में प्रधानता श्रृंगार रस की रही, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलो यद्यपि वीर रस लेकर भी रीति ग्रंथ रचे गए, पर किसी और रस को अकेला लेकर मैदान में कोई नहीं उतरा था। यह हौसले का काम हजरत अली मुहिब खां साहिब ने कर दिखाया। सारे श्रृंगार रस की रचना कर रहे थे, कुछ वीर रस की भी कर रहे थे, लेकिन अधिकतर लोग श्रृंगार रस की रचना कर रहे थे। और श्रृंगार रस की रचना इसलिए कर रहे थे कि जो ये काल है वो मुगल काल के पतन का, मुगल वंश के पतन का काल था। मुगल वंश का पतन हो गया था, पूरे भारत से जो एक छत्र राज्य था वो समाप्त हो गया था, छोटे मोटे सारे राजा स्वतंत्र हो गए थे और वो भोग विलास में डूबे हुए थे पूरी तरह से, ठीक है ना। ऐसे समय में उन्हें सिर्फ एक ही चीज सुझाई पड़ती थी, वो था श्रृंगार रस की कविताएं। और कवि जो थे वो सारे के सारे राजाओं के आश्रय में चले गए थे और उनके आश्रय में उनको खुश करने के लिए केवल श्रृंगार रस की रचनाएं कर रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसने मैदान में खड़े होने की हिम्मत जुटाई दूसरा रस लेकर, वो थे अली मुहिब खां, जिन्होंने खटमल बाईसी के माध्यम से किसकी? हास्य रस पर उन्होंने क्या है रचना की थी। इन्होंने अली मुहिब खां हास्य रस के लिए खटमल को पकड़ा, जिस पर यह संस्कृत उक्ति प्रसिद्ध है। कमला कमले शेते हर शेते हिमालय शीर बदोचे हर शेते मन्य मतकुण संख्या। यह संस्कृत का है। खटमल बाईसी से कविता, खटमल बाईसी का कविता देखिए। जगत के कारण करण चारों वेदन के, जगत के कारण करण चारों वेदन के,
कमल में बसे वे सुजान ज्ञान धरी के, पोषण अवनी दुख शोषण तिलोकन के, सागर में जाए सोए शेष सेज करी के, मदन जरायो जो सहारे दृष्टि ही में सृष्टि, बसे हैं पहाड़ वेउ बाजी हर बरी के, विधि हरि हर और इनते न कोउ तेउ, खाट पे न सोवे खटमलन को डरी के। कि ये सारे के सारे जो है ना देवता जो है अलग अलग जगह चले गए हैं, कोई कमल पर चला गया है, कोई पहाड़ों में चले गए हैं, कोई कहीं चला गया है। तो वो क्यों चले गए हैं, वो खाट पर क्यों नहीं सोते हैं? क्योंकि खाट पर सोने से खटमल खा जाता है और खटमल के डर से वो चले गए हैं। वाह जी वाह, काफी हास्य रस है। उसके बाद आते हैं तोष या तोष निधि। तोष या तोष निधि, इनकी रचनाओं की हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। सुधा निधि, विनय शतक और नक्षिक। तोष सुधा निधि विनय शतक नक्षिक, रट्टा मार ले। तोष सुधा निधि विनय शतक नक्षिक, तोष सुधा निधि विनय शतक नक्षिक, नाम से ही याद करें। तोष सुधा निधि विनय शतक नक्षिक, तोष सुधा निधि विनय शतक नक्षिक, तोष सुधा निधि विनय शतक नक्षिक। जैसे हमने केशवदास की रचना याद की थी कि केशवदास रसिक ने, केशवदास रसिक ने नक्षिक कवि रामचंद्र और रतनवीर को, केशवदास रसिक ने नक्षिक कवि रामचंद्र और रतनवीर को विज्ञान गीता देकर जहांगीर के पास भेजा। इसमें केशवदास की सभी रचनाएं आ गई हैं, ठीक है ना। इसी तरह से हमने मतीराम को भी पढ़ा कि आचार्य मतीराम, जिसे फूल मंजरी का रसराज कहा जाता है, ने बड़े ही ललित भाव से मतीराम भोगी को अलंकार पंचाशिका का ज्ञान करवाया और बताया कि वृत्त कौमुदी के स्वरूप में छंद सार, साहित्य सार और लक्षण श्रृंगार सभी आ जाते हैं। इसी ट्रिक से हमने पद्माकर को भी कर लिया था। पद्माकर का पै से पद्माभरण और पै से प्रताप सिंह विरुद्धावली। प्रताप सिंह विरुद्धावली से हमने याद किया था हिम्मत बहादुर विरुद्धावली। फिर हम पै पर आते हैं प्रबोध पचासा, प्रबोध पचासा से कली 25 आ जाता है। और फिर हमने एक गीत बना लिया था कि जगद विनोद राम रसायन गंगा लहरी, जगद विनोद राम रसायन गंगा लहरी, जगद विनोद राम रसायन गंगा लहरी। इसी तरह से हमने ट्रिक के माध्यम से संपूर्ण रीतिकाल किए। अगर आपने बाकी क्लासें नहीं देखी हैं तो जरूर देख लेना। तोष सुधा निधि विनय शतक नक्षिक, डॉक्टर नगेंद्र अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, जिसका इन्होंने संपादन किया था, क्या लिखते हैं? ये आचार्य कर्म में जितने सफल रहे, कवि कर्म में उतने ही असफल रहे। ये आचार्य पहले हैं और कवि बाद में। किसके बारे में कहा है? तोष के बारे में। किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। ये आचार्य कर्म में जितने सफल रहे, कवि कर्म में उतने ही असफल रहे। ये आचार्य पहले हैं और कवि बाद में। इनके बाद आते हैं नियामत खां जान। नियामत खां जान देख लेते हैं भैया। नियामत खां जान, जान किसकी फिल्म है? अजय देवगन की है भैया, याद रख लेना। प्रमुख रचनाएं रसकोश, कवि वल्लभ, सिंगारी तिलक और रसमंजरी, ये इनकी रचनाएं हैं। नियामत खां जान, रसकोश, कवि वल्लभ, सिंगारी तिलक और रसमंजरी, ठीक है ना, याद रख लेना। रसकोश, कवि वल्लभ, सिंगारी तिलक और रसमंजरी। रसकोश नवरस व नायिका का भेद है, यह भी याद रख लेना। अधिकतर क्या होता है कि जो रस से संबंधित रचनाएं होती है उनमें नायक नायिका भेद अवश्य होता है, ठीक है ना। जो रस से संबंधित रचनाएं होती है, जैसे रसमंजरी है, ठीक है ना, या रसर सारांश है, इस प्रकार की जो भी रस विलास है, तो उनमें नायक नरसिक प्रिया है। इस प्रकार की रस से संबंधित जो रचनाएं होती है उनमें नायक नायिका भेद अवश्य होता है। रसकोश नवरस व नायक नायिका भेद। कवि वल्लभ में दोष, गुण, अलंकार व छंदों का विवेचन है। कवि वल्लभ में क्या है? दोष, काव्य दोष, काव्य गुण, काव्य अलंकार और काव्य छंद, इनका विवेचन है। किसमें? कवि वल्लभ में। श्रृंगारी तिलक, पहले से पता था कि रुद्रट के श्रृंगार तिलक का अनुवाद होगा। जितनी भी श्रृंगार से रचनाएं हैं अधिकतर क्या है? भानुदत्त की रसमंजरी, ठीक है ना, भानुदत्त की रसमंजरी और रसतरंगिणी, भानुदत्त की रसमंजरी और रसतरंगिणी, और रुद्र भट्ट के श्रृंगार तिलक का ही अनुवाद नजर आती है, ठीक है ना। और बची खुची बातें मम्मट के काव्य प्रकाश से और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण से ली गई है रस संबंधी। प्रमुख रूप से भानुदत्त की रसमंजरी और रसतरंगिणी और रुद्र भट्ट के श्रृंगार तिलक से ही मामला सारा उठाया गया है। रसमंजरी भानुदत्त की रसमंजरी का अनुवाद है। ग्रंथकार ने भानुदत्त, रुद्र भट्ट और दंडी के ग्रंथों का आश्रय लिया है। ग्रंथकार ने भानुदत्त, रुद्र भट्ट और दंडी के ग्रंथों का सहारा लेते वक्त उसने कवि वल्लभ की रचना की होगी पक्की, क्योंकि दंडी किस प्रकार के हैं?
अलंकारवादी हैं, अलंकारवादी आचार्य हैं। दंडी की रचना कौन सी थी? काव्य आदर्श थी। दंडी क्या है? अलंकारवादी रचनाकार है। इन्हीं दंडी के आधार की जो परंपरा चली थी वो केशवदास ने दंडी से ही, भामह, दंडी और उद्भट। इनकी रचनाओं में मौलिकता का अभाव है, याद रख लेना भैया, इनकी रचनाओं में मौलिकता का अभाव है। पद अक्षर सरल, सरल ही भाव, समझत ही बड़ चित चाव, अक्षर सरल होई शुद्ध भाषा, ताकि करी अभिलाषा। तो इनकी रचनाओं में मौलिकता का अभाव है। न्यामत खां जान की रचनाओं में काव्यांगों का परिचय द्रष्टव्य है। न्यामत खां जान की रचनाओं में काव्यांगों का परिचय। भोजन नीरस लागई लोन, भोजन नीरस लागई लोन बिना कही जान, त्यों नो रस बिनु ग्रंथ है ताते करो बखान। कि भोजन जैसे नमक के बिना भोजन बिना रस का लगता है, वैसे ही रस के बिना भी कोई भी ग्रंथ जो है वो बिना रस के ही नजर आएगा। गुणनी सहित दूषण रहित, गुणनी सहित दूषण रहित, कवित नारी आकार, अलंकार बिनु यो लागत जो तिय बिनु श्रृंगार। तिय, तिय मतलब स्त्री बिना श्रृंगार के। तो वही बात है, जद्यपि सुजाति सुलक्षणी, ठीक है ना, वो वाला जो केशवदास वाला ना, जद्यपि सुजाति सुलक्षणी, ठीक है ना। आगे क्या है, दिमाग से निकल जाता है। 71 ग्रंथों की रचना करने पर भी इनका कवित्व साधारण ही रहा। 71 ग्रंथों की, आचार्य शुक्ल ने बहुत अंत में इनका वर्णन किया हुआ है। न्यामत खां जान का 71 ग्रंथों की रचना करने पर भी इनका कवित्व जो है वो साधारण ही रह जाता है। कौन लिखते हैं? आचार्य शुक्ल लिखते हैं। किसके बारे में? न्यामत खां जान के बारे में। न्यामत खां जान के बारे में। किसके बारे में? न्यामत खां जान के बारे में। कौन कौन सी रचना इनकी? रसकोश है, रसमंजरी है, कौन सी, एक मिनट, कवि वल्लभ है और श्रृंगारी तिलक, ये क्या? हाँ, रसकोश है, रसमंजरी है, बिल्कुल सही है। कवि वल्लभ है और श्रृंगारी तिलक है, सही है, वही है। रसकोश, रसमंजरी, श्रृंगारी तिलक और कवि वल्लभ। फिर आते हैं महाराज राम सिंह। फिर हमारे पास कौन आते हैं? क्या बात है, क्या बात है। कौन आते हैं? महाराज राम सिंह। महाराज राम सिंह ये नरवरगढ़ के राजा थे। ये नरवरगढ़ के राजा थे। पिता नरवरगढ़ नरेश छत्तर सिंह। ये नरवरगढ़ के राजा थे, पिता थे नरवरगढ़ नरेश छत्तर सिंह। राम सिंह की प्रमुख रचनाएं। ये नरवरगढ़ के राजा थे, पिता नरवरगढ़ नरेश छत्तर सिंह। राम सिंह की प्रमुख रचनाएं रस शिरोमणि वर्णन, रस शिरोमणि, रस शिरोमणि इनकी रचनाएं। महाराज राम सिंह की रचनाएं हैं रस शिरोमणि, अलंकार दर्पण, जुगल विलास और रस निवास। याद रख लेना। रस विलास किसकी है? रस विलास है चिंतामणि की। 1643 ईस्वी में आई थी रस विलास, चिंतामणि की रचना है, ठीक है ना। भानुदत्त की रस मंजरी और रस तरंगिणी और रुद्रभट्ट के श्रृंगार तिलक के आधार पर लिखी गई है। रस शिरोमणि, अलंकार दर्पण, जुगल विलास और रस निवास ये रचनाएं हैं राम सिंह की, ठीक है ना। किसकी रचनाएं हैं? राम सिंह की। रस शिरोमणि जो है वो किसके आधार पर लिखी गई है? रस मंजरी के आधार पर। नायक नायिका भेद में रसों का वर्णन है। नायक नायिका भेद में रसों का वर्णन है। क्या है? नायक नायिका भेद में रसों का वर्णन है रस शिरोमणि में, रस मंजरी के आधार पे। रस मंजरी किसकी है? ये भानुदत्त वाली रस मंजरी है। किसकी? भानुदत्त की, ठीक है ना।
अलंकार दर्पण, कुल्यानंद के आधार पर अलंकार विवेचन, अलंकार दर्पण में कुल्यानंद, अलंकार की बात आएगी तो कुल्यानंद ही आएगा, ठीक है ना, और जयदेव का चंद्रलोक आएगा। जुगल विलास, जुगल विलास की बात करें तो ये देव के अष्टयाम के समान नायक नायिका के रात दिन के भोग विलास का वर्णन है। जुगल विलास जो है इसमें क्या है, देव के अष्टयाम के समान, जुगल विलास में क्या है, देव के अष्टयाम के समान नायक नायिका के रात दिन की भोग विलास का वर्णन है। अष्टयाम किसने लिखा था, अष्टयाम अग्रदास ने लिखा था, एक अष्टयाम लिखा था अग्रदास ने, ठीक है ना, किसने लिखा था, अग्रदास ने अष्टयाम लिखा था। और राम के रात दिन के भोग विलास का वर्णन है उसके, राम के, ठीक है ना, अग्रदास वाले में। उसके बाद आता है हमारे पास नाबादास, नाबादास ने 2 अष्टयाम लिखे थे, उनमें भी राम का ही है। एक अष्टयाम रसखान ने लिखा था, ठीक है ना, और उसमें श्री कृष्ण के जो है भोग विलास का वर्णन है, और एक अष्टयाम देव ने लिखा था, उसमें नायक नायिका के रात दिन के भोग विलास का वर्णन है। उजियारे, इसके बाद आते हैं हमारे पास उजियारे। उजियारे की हम बात करते हैं तो उजियारे ये सनाड्य ब्राह्मण नवल शाह के पुत्र थे, ये वृंदावन के रहने वाले थे। इनकी 2 रचनाएं उपलब्ध होती है, दोनों 1780 ईस्वी के आसपास मानी जाती है, जुगल रस प्रकाश और रस चंद्रिका। जुगल रस प्रकाश उजियारे, रे से जुगल रस प्रकाश और रस चंद्रिका। फिर आते हैं पदुमन दास, इनकी काव्य मंजरी रचना है, पदुमन दास है, इनकी रचना है काव्य मंजरी। कर्ण कवि, ये 76 साल के वंशधर पन्ना नरेश महाराज हिंदूपति की सभा में रहते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं साहित्य रस और रस कल्लोल है। कर्ण कवि जो है ये 76 साल के वंशधर पन्ना नरेश महाराज हिंदूपति की सभा में रहते थे। प्रमुख रचनाएं इनकी साहित्य रस और रस कल्लोल है। उसके बाद आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्या लिखते हैं, साहित्य रस में इन्होंने लक्षण, व्यंजना, ध्वनि भेद, रस भेद, गुण दोष आदि काव्य के प्राय सब विषयों का विस्तार से वर्णन किया है। किसने, कर्ण कवि ने, किसने, कर्ण कवि ने, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं साहित्य रस में, इस रचना में साहित्य रस में इन्होंने लक्षण, व्यंजना, ध्वनि भेद, रस भेद, गुण दोष आदि काव्य के प्राय सब विषयों का विस्तार से वर्णन किया है। लाल कवि का विष्णु विलास आता है, ठीक है ना, लाल कवि का विष्णु विलास। कालिदास त्रिवेदी, इसके बाद आते हैं कालिदास त्रिवेदी, काफी महत्वपूर्ण रचनाकार है कालिदास त्रिवेदी। कालिदास त्रिवेदी की रचनाएं कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। कालिदास त्रिवेदी की रचनाएं कौन सी है, प्रमुख रचनाएं, कालिदास हजारा, वर वधु विनोद, जंजीरा बंद या बद्ध भी हो सकता है, 32 कविताओं की छोटी सी पुस्तक है ये। राधा माधव वधु मिलन विनोद, राधा माधव वधु मिलन विनोद, कालिदास हजारा, ठीक है ना। ये क्या है, प्रारंभिक जो हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे गए थे उनमें इनको स्थान दिया जाता है प्रयास के रूप में। कालिदास हजारा, वर वधु विनोद, जंजीरा बंद, राधा माधव वधु मिलन विनोद, राधा माधव वधु मिलन विनोद। कालिदास हजारा जो है इसमें 1425 ईस्वी से लेके 1719 ईस्वी तक के 212 कवियों के 1000 पद्य संग्रहित है। 212 कवियों के 1000 पद्य संग्रहित है। जैसे भक्तमाल में था ना, 200 भक्तों का 316 छप्पियों में वर्णन था, 200 भक्तों का 316 छप्पियों में वर्णन था। किसमें, नाबादास में। 200 भक्तों का 316 छप्पियों में। उसी तरह से 212 कवियों का 1000 पद्यों में, ठीक है ना, याद रख लेना। 212 कवि याद रख लेना। भक्तमाल में कितने हैं, 200, और कालिदास हजारा में कितने हैं, ये 1000 तो हमें याद रह जाएंगे। सुरती मिश्र, इसके बाद आते सुरती मिश्र, ये आगरा के रहने वाले कान्या कुब्ज ब्राह्मण थे। प्रमुख रचनाएं इनकी ये है, अलंकार माला, सुरती मिश्र की अलंकार माला, रस रत्नमाला, रस, ठीक है ना। यहां 2 रचनाएं हैं, एक है रस और दूसरी है
रस सारांश, ठीक है ना, रस रस और रस सारांश। अलंकार माला, रस रत्न माला, रस 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 सारांश, रस ग्राहक चंद्रिका, रस रत्नाकर, नक्षिक, काव्य सिद्धांत, भक्ति विनोद और श्रृंगार सागर। नक्षिक किसकी है? नक्षिक केशवदास की भी है। केशवदास की रचना का नाम भी नक्षिक है। अलंकार माला, रस रत्न माला, रस 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 सारांश, रस ग्राहक चंद्रिका, रस रत्नाकर, काव्य सिद्धांत और श्रृंगार सागर, ये इनकी रचनाएं है। किसकी? सुरती मिश्र की। अच्छा, ये नहीं है यार, रस सारांश नहीं है। रस सारांश तो किसकी है? मतीराम की है, ठीक है ना। रस सारांश तो मतीराम की है, इनकी केवल रस रसी है। अमर चंद्रिका, अमर चंद्रिका में क्या है? बिहारी सतसई की टीका है। इनकी जो अमर चंद्रिका है वो क्या है? बिहारी सतसई की टीका है। सुरती मिश्र ने बिहारी सतसई, कवि प्रिया और रसिक प्रिया पर विस्तृत टीकाएं रची थी। सुरती मिश्र ने बिहारी सतसई और कवि प्रिया और रसिक प्रिया, बिहारी सतसई, कवि प्रिया और रसिक प्रिया पर विस्तृत टीकाएं रची। बेताल पंचविशती का ब्रज भाषा पद्य में अनुवाद किया। अलंकार माला की रचना इन्होंने भाषा भूषण ढंग पर की है। इसमें भी लक्षण और उदाहरण प्राय एक ही दोहे में मिलते हैं। भाषा भूषण किसका है? जसवंत सिंह का, ठीक है ना। भाषा भूषण किसका था? जसवंत सिंह का था, जिसमें क्या थे? 5 तरंगे और 212 पद्य थे। कि ऐसे ही है, 5 तरंगे और 212 पद्य है जसवंत सिंह का भाषा भूषण। अलंकार माला जो है वो भाषा भूषण के आधार पर है। जसवंत सिंह का क्या है? अलंकार ग्रंथ है। जसवंत सिंह का अलंकार ग्रंथ है, जिसमें क्या है? 212, इतनी है, 212 पद्य है और 5 शायद तरंग है। नक्षिक से इनका एक कविता, तेरे ये कपोल बाल अति ही रसाल, मन जिनकी सदाई उपमा विचारियत है। अलंकार माला क्या है? अमर चंद्रिका जो है वो बिहारी सतसई की टीका है। सुरती मिश्र ने बिहारी सतसई, कवि प्रिया और रसिक प्रिया पर विस्तृत टीकाएं लिखी। वेताल पंचविशती का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। अलंकार माला की रचना इन्होंने भाषा भूषण के आधार पर की। भाषा भूषण किसका ग्रंथ है? जसवंत सिंह का ग्रंथ है। इसमें क्या है? 212 दोहे हैं और 5 तरंग नहीं, 5 प्रकाश है। सॉरी, 5 तरंग नहीं, 5 प्रकाश है। प्रकाश की बात करें तो केशवदास ने रसिक प्रिया में 16 प्रकाश रखे हैं। केशवदास ने रस संबंधी अपनी रचना रसिक प्रिया में 16 प्रकाश रखे हैं। उसके बाद आते हैं वीर। वीर की बात करें तो ये दिल्ली के रहने वाले थे, जाति से कायस्थ थे। रचना इनकी कृष्ण चंद्रिका, एक नजर मार लेना। कृष्ण चंद्रिका रस व नायिका भेद का ग्रंथ है। गंजन कवि, ये काशी के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। रचना कमरुद्दीन खां हुल्लास इनकी रचना का नाम है। ध्यान रख लेना थोड़ा सा, कमरुद्दीन खां हुल्लास बिल्कुल अलग रचना का नाम है। एक श्रृंगार रस का ग्रंथ है, जिसमें भाव वेद व रस भेद साथ साथ षड ऋतु का वर्णन भी है। इसके बाद आता है श्रीधर। यह महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, आपको भी ध्यान है, अगर पहले पेपर दिया है तो पता होगा आपको भी। श्रीधर की बात करें तो इनका जन्म 1680 ईस्वी हुआ था। ये प्रयाग के ब्राह्मण थे। जंगनामा इनकी प्रमुख रचना है। जंगनामा, श्रीधर की जंगनामा पूछी जाती है भैया। श्रीधर की जंगनामा, नायिका भेद, चित्र काव्य, ये 2 रचनाएं हैं। नायिका भेद और चित्र काव्य, इनके बारे में तो नहीं पूछा गया कभी, नायिका भेद और चित्र काव्य, लेकिन जंगनामा के बारे में जरूर पूछा गया है। श्रीधर की रचना का नाम क्या है? जंगनामा। श्रीधर की रचना का नाम क्या है? जंगनामा। श्रीधर की रचना का नाम क्या है? जंगनामा। नायिका भेद चित्र काव्य ग्रंथ का उल्लेख राधा कृष्ण दास ने किया है। इनके जो ये 2 ग्रंथ है ना, नायिका भेद और चित्र काव्य, सॉरी, जंगनामा में फर्रुख सियर और जहांदर के युद्ध का वर्णन है। फर्रुख सियर और जहांदर के युद्ध का वर्णन है।
नायिका भेद और चित्र काव्य ग्रंथ का उल्लेख राधा कृष्ण दास ने भी किया है। श्रीधर के नायिका भेद और चित्र काव्य दोनों रचनाओं का उल्लेख राधा कृष्ण दास ने भी किया है। राधा कृष्ण दास किस काल के कवि हैं? भारतेंदु काल के कवि हैं, ठीक है ना। राधा कृष्ण दास किस काल के कवि हैं? भारतेंदु काल के कवि हैं। सरस्वती पत्रिका के प्रारंभ में इनका अहम योगदान रहा था। कविंदर उदयमान जन्म 1689, पिता कालिदास त्रिवेदी। ये कालिदास त्रिवेदी वही कालिदास हजारा वाले, वर वधु मिलन विनोद वाले, ठीक है ना, उनकी ही पुत्र है ये कालिदास त्रिवेदी। प्रमुख रचनाएं रस चंद्रोदय और विनोद चंद्रिका। रस चंद्रोदय एक श्रृंगार ग्रंथ है, पहले ही पता है। ये अमेठी के राजा हिम्मत सिंह और गुरुदत्त सिंह के यहाँ रहे, भूपति के। शहर मंजार ही पहर एक रागी जेहे, छोर पे नगर के सराय है उतारे की। महाराज जसवंत सिंह, ये महाराज जसवंत सिंह है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इस ग्रंथ भाषा भूषण को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। कौन सा? भाषा भूषण ग्रंथ है इनका। इन महाराज जसवंत सिंह को हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। रीतिकाल के भीतर जितने लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि हुए वे वास्तव में कवि थे, और उन्होंने कविता करने के उद्देश्य से ही वे ग्रंथ लिखे, न कि विषय प्रतिपादन की दृष्टि से। पर महाराज जसवंत सिंह इस नियम के अपवाद थे। वे आचार्य की हैसियत से ही हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए और कवि की हैसियत से नहीं आए, ठीक है ना। कौन लिख रहे हैं? आचार्य शुक्ल लिख रहे हैं। एक बार फिर से पढ़ लें आचार्य शुक्ल की बातें। किसके बारे में? जसवंत सिंह के बारे में। जसवंत सिंह जो थे दो थे, एक थे जसवंत सिंह प्रथम और एक थे जसवंत सिंह द्वितीय। पहले जो जसवंत सिंह थे वो मारवाड़ के राजा थे और किसके शासनकाल में थे? जहांगीर और औरंगजेब के शासनकाल में थे। जहांगीर और औरंगजेब के बाद मारवाड़, जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद जो मारवाड़ है वो स्वतंत्र हो गया था, और ये बड़े ही उनके आज्ञाकारी थे मुगलों के। जसवंत सिंह इन्होंने लिखा था भाषा भूषण, जो अलंकार ग्रंथ है, जो जयदेव के चंद्रलोक के आधार पर आधारित है, या उसका आधार ग्रंथ जो है वो जयदेव का चंद्रलोक है। जयदेव के चंद्रलोक पर आधारित ये ग्रंथ है भाषा भूषण, जिसमें 212 दोहे हैं और 5 प्रकाश है। याद रखना आपने कितने दोहे हैं? 212 दोहे। 212 की बात आती है तो किसने? कालिदास ने 212 कवियों का वर्णन किया था। कालिदास ने 212 कवियों का वर्णन किया था, इन्होंने 212 दोहे रखे हैं। किसमें? भाषा भूषण में। किससे संबंधित ग्रंथ है? अलंकार ग्रंथ है। इसका आधार ग्रंथ कौन सा है? जयदेव का चंद्रलोक। जयदेव का चंद्रलोक। अलंकार की जहां भी बात आएगी या तो जयदेव का चंद्रलोक रहेगा या कुल्यानंद रहेगा, ठीक है ना। इनके बारे में क्योंकि महत्वपूर्ण है, जसवंत सिंह जो महत्वपूर्ण है, तो इनके बारे में आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ भाषा भूषण को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। भाषा भूषण ग्रंथ को इन्होंने, जब संगत असंगत आता है तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस ग्रंथ को, भाषा भूषण को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल फिर लिखते हैं, रीतिकाल के भीतर जितने लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि हुए, रीतिकाल के भीतर जितने लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि हुए वे वास्तव में कवि थे। रीतिकाल के भीतर, आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि रीतिकाल के भीतर जितने भी लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि हुए वे वास्तव में कवि ही थे, और उन्होंने कविता करने के उद्देश्य से ही वे ग्रंथ लिखे थे, न कि विषय प्रतिपादन की दृष्टि से। कहने से तात्पर्य, लक्षण ग्रंथ वो होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि किसी एक विषय पर, काव्य के किसी एक अंग पर या सभी अंगों पर, ठीक है ना, विस्तार से वर्णन किया जाता है, उदाहरणों के माध्यम से, कविता के माध्यम से, ठीक है ना। पहले उसके लक्षण दिए जाते हैं और फिर उदाहरण के माध्यम से कविता कही जाती है, या जो कहानी, जो प्रबंध, जो भी कहना होता है वो बात कही जाती है। तो सभी ने ऐसा ही किया था, उनका उद्देश्य कविता करना था, ये काव्यांगों का परिचय देना नहीं था। आचार्य के रूप में वो प्रसिद्ध नहीं होना चाहते थे, लेकिन इधर जो जसवंत सिंह है वो वास्तव में आचार्य के रूप में ही आए थे, अर्थात वो यहाँ इन अलंकारों के बारे में ही विस्तार से बात करने के लिए इस क्षेत्र में आए थे। आगे क्या लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल? आगे लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि जिस प्रकार चंद्रलोक में प्राय एक ही श्लोक के भीतर लक्षण और उदाहरण दोनों का सन्निवेश है, जिस प्रकार चंद्रलोक में
प्राय एक ही श्लोक के भीतर लक्षण और उदाहरण दोनों, जिस प्रकार चंद्रलोक में प्राय एक ही श्लोक के भीतर लक्षण और उदाहरण दोनों का सन्निवेश है, उसी प्रकार भाषा भूषण में भी प्राय एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण दोनों रखे गए हैं। इससे विद्यार्थियों को अलंकार कंठ करने में बड़ी सुविधा हो गया और भाषा भूषण हिंदी काव्य रीति के अभ्यासियों के बीच वैसा ही सर्वप्रिय हुआ जैसा कि संस्कृत के विद्यार्थियों के बीच चंद्रलोक, जैसा कि संस्कृत के विद्यार्थियों के बीच चंद्रलोक। ठीक है ना। कहने से तात्पर्य यह है कि भाषा भूषण जो है इसके अंदर क्या है, एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण दोनों दिए गए हैं चंद्रलोक के आधार पर, जैसा चंद्रलोक में दिए गए हैं। ठीक है ना। जैसे जयदेवकृत चंद्रलोक में दिया गया है, क्या दिया गया है, लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे में दिए गए हैं, उसी प्रकार इसमें भी लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे में दिए गए हैं। और जिस प्रकार संस्कृत के विद्यार्थियों में चंद्रलोक प्रसिद्ध था, उसी प्रकार हिंदी के विद्यार्थियों के लिए क्या है, भाषा भूषण प्रसिद्ध हो गया है। भाषा भूषण बहुत छोटा सा ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं, ये सब ग्रंथ भी पद्य में ही है, जिनसे पद्य रचना की पूरी निपुणता प्रकट हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये जसवंत सिंह आचार्य या शिक्षक के रूप में हमारे सामने आते हैं, आचार्य या शिक्षक के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। जसवंत सिंह जो है वो आचार्य या शिक्षक के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। इनका एक पद है, प्रयस्ताप अपहनुति अलंकार। प्रयस्त जो गुण एक को और विषय आरोप हुई सुधादर ना ही यह बदन सुधादर ओप। मनीराम मिश्र है, ये कन्नौज निवासी इच्छाराम मिश्र के पुत्र थे। रचना इनकी छंद छप्पनी और आनंद मंगल है। कौन है, मनीराम मिश्र है। पढ़ते रहे, याद नहीं हो तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि सभी बातें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से ली गई है, यह डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास की ली गई है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कन्नौज निवासी इच्छाराम मिश्र के पुत्र थे। रचना इनकी छंद छप्पनी और आनंद मंगल है। रचना जो इनकी है छंद छप्पनी और आनंद मंगल है। छंद छप्पनी जो है छंद शास्त्र से संबंधित है और आनंद मंगल भागवत 10वें स्कंद का पद्य में अनुवाद है। भागवत 10वें स्कंद का पद्य में अनुवाद है। इसके बाद आते हैं देवकी नंदन। देवकी नंदन नाम भी अलग है और नाम इतना अलग नहीं है जितनी इनकी रचनाएं अलग हैं। ये कन्नौज के पास मकरंद नगर ग्राम के निवासी थे। कन्नौज के पास मकरंद नगर ग्राम के निवासी थे। इनके पिता का नाम शशली शुक्ल था। शशली शुक्ल था। रचना इनकी 1784 ईस्वी में श्रृंगार चरित्र, 1800 ईस्वी में अवधूत भूषण और सरफराज चंद्रिका। श्रृंगार चरित्र, अवधूत भूषण और सरफराज चंद्रिका। क्या है, सरफराज चंद्रिका। सरफराज चंद्रिका जो है वो कुंवर सरफराज गिरी एक धनाढ्य महंत थे। कुंवर सरफराज गिरी एक धनाढ्य महंत थे। यह एक अलंकार ग्रंथ है। कुंवर सरफराज गिरी एक धनाढ्य महंत थे, उन्हीं पर यह लिखा गया अलंकार ग्रंथ है। श्रृंगार चरित्र में रस, भाव, नायिका भेद और अलंकारों का वर्णन है। श्रृंगार चरित्र जो इनका ग्रंथ है उसके अंदर रस, भाव, नायिका भेद और अलंकारों का वर्णन है। अवधूत भूषण में रुद्दामऊ जिला हरदोई के रईस अवधूत सिंह के नाम पर अवधूत भूषण लिखा गया था। ठीक है ना, अवधूत सिंह के नाम पे भान कवि। इसके बाद आते हैं हमारे पास भान कवि। भान कवि की रचना है नरेंद्र भूषण। याद रख लेना, भान कवि की क्या रचना है, नरेंद्र भूषण। यशोदानंद वो था देवकी नंदन और ये है यशोदानंद। याद रख लेना भैया, वो था देवकी नंदन और ये था यशोदानंद और नीचे है रसिक गोविंद। यशोदानंद क्या कहते हैं, सुन लेते हैं यशोदानंद के बारे में। रचना बरवई नायिका भेद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका एक छोटा सा ग्रंथ बरवई नायिका भेद ही मिलता है जो निस्संदेह अनूठा है और रहीम वाले से अच्छा नहीं तो उसकी टक्कर का अवश्य है। रहीम वाले से अच्छा नहीं तो उसकी टक्कर का अवश्य है। बरवई नायिका भेद। वैसे बरवई नायिका भेद किसका ग्रंथ था,
रहीम का था, रहीम का था। और इसी के आधार पर जो है रहीम के कहने पर ही तुलसीदास ने, रहीम के कहने पर ही या रहीम की बरवे नाई का भेद, बरवई नाई का भेद रचना के आधार पर ही तुलसीदास ने बरवई रामायण की रचना की थी। किसकी रचना की थी? बरवई रामायण की रचना की थी। किस छंद में? बरवई छंद में रचना की थी। बरवे में क्या होता है? बरवे में होता है 11-13 प्रयत्ति होती है क्या? 11-13 मात्राएं होती हैं बरवे में, ठीक है ना। रसिक गोविंद, अच्छा, बरवे नाई का भेद में 9 बरवे संस्कृत में और 53 ठेठ अवधि भाषा में है। उसके बाद आता है रसिक गोविंद। रसिक गोविंद के बारे में पूछा जाता है, काफ़ी कुछ इनके बारे में लिखा गया है, ठीक है ना। आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में काफ़ी स्थान मिला है इनको, तो इनके बारे में पढ़ना जो है हमारा कर्तव्य बन जाता है, तो हमें पढ़ना ही चाहिए। इनका जन्म 1743 ईस्वी, हमारा कर्तव्य इसलिए बन जाता है कि शुक्ल के हम कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ इसलिए हैं क्योंकि शुक्ल जी हमें इतने सारे प्रश्न जो देते हैं, अधिकतर प्रश्न शुक्ल जी के इतिहास से ही आते हैं और उनको याद करके हम कुछ न कुछ बन जाते हैं, तो बड़े कृतज्ञ होना चाहिए हमें शुक्ल जी का। जन्म 1743 ईस्वी के आसपास जयपुर में एक वैश्य परिवार में हुआ था भैया, अपने आसपास ही है, जयपुर के ही है भाई। निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित थे, ये भी ठीक बात है भैया, निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित थे। किस संप्रदाय में दीक्षित थे? निम्बारक संप्रदाय में। सर्वेश्वर शरण देव जी के शिष्य थे। ये नटाणी जाति की थी, नटाणी जाति की थी, ठीक है जी। इनके पिता का नाम शालीग्राम और माता का नाम गुमाना था। रचना इनकी रामायण सूचनिका, कलिजुग रासो, अष्टदेश भाषा, समय प्रबंध, युगल रस माधुरी, रसिक गोविंदानंद घन, पिंगल, लक्ष्मण चंद्रिका और रसिक गोविंद, ये इनकी रचनाएं हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं? रामायण सूचनिका, रामायण सूचनिका, कलिजुग रासो, अष्टदेश भाषा, समय प्रबंध, युगल रस माधुरी, रसिक गोविंदानंद घन, पिंगल, लक्ष्मण चंद्रिका और रसिक गोविंद। रामायण सूचनिका, कलिजुग रासो, अष्टदेश भाषा, समय प्रबंध, युगल रस माधुरी, रसिक गोविंदानंद घन, पिंगल, लक्ष्मण चंद्रिका और रसिक गोविंद। रामायण सूचनिका जो रचना है इसमें तो 33 दोहों में अक्षर क्रम से रामायण की कथा संक्षेप में कही गई है। रामायण सूचनिका में 33 दोहों में, रामायण सूचनिका में 33 दोहों में अक्षर क्रम से रामायण की कथा संक्षेप में कही गई है। रसिक गोविंदानंद घन, रसिक गोविंदानंद घन, यह 700-800 पृष्ठों का बड़ा भारी ग्रंथ है। रसिक गोविंदानंद घन, रसिक गोविंद के नाम से ही लिखा गया है, रसिक गोविंदानंद घन। तो रसिक गोविंदानंद घन जो है यह 700-800 पृष्ठों का बड़ा भारी रीति ग्रंथ है। इसमें रस, नायक नायिका भेद, अलंकार, गुण दोष आदि का विस्तृत वर्णन है। इसमें रस, नायक नायिका भेद, अलंकार, गुण दोष आदि का विस्तृत वर्णन है। इसकी बड़ी भारी विशेषता यह है कि लक्षण गद्य में है और रसों, अलंकारों आदि का स्वरूप पद्य में समझाने का प्रयत्न किया गया है। रसिक गोविंद की बड़ी ही भारी विशेषता है, याद रख लें, रसिक गोविंदानंद घन। इसकी बड़ी भारी विशेषता यह है कि लक्षण जो है वो तो गद्य में है और रसों, अलंकारों आदि का स्वरूप वो पद्य में समझाने का प्रयत्न किया गया है। लक्षण जो गद्य में है और रसों, अलंकारों आदि का स्वरूप पद्य में समझाने का प्रयत्न किया गया है। लक्ष्मण चंद्रिका जो है इसमें रसिक गोविंदानंद घन में आए लक्षणों का संक्षिप्त संग्रह है। अष्टदेश भाषा, इसमें ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी, पूर्वी आदि 8 बोलियों में राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला कही गई है। अष्टदेश भाषा में 8 भाषाओं में, अष्टदेश भाषा में 8 बोलियों में ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी, पूर्वी आदि 8 बोलियों में राधा कृष्ण की श्रृंगार लीलाएं कही गई है। कहाँ के थे, कौन चल रहे हैं ये? रसिक गोविंदा, रसिक गोविंद, रसिक गोविंद चल रहे हैं। और ये गोविंद कहाँ के थे? रसिक गोविंद ये जयपुर के ही थे भैया, जयपुर के ही, याद रख लेना।
सम्य प्रबंध राधा कृष्ण की ऋतुचर्या के 85 पद्यों में वर्णित है। अब सम्य प्रबंध अष्टदेश भाषा, ये भी अलग लग रहा है, ऐसा लगेगा कि भाषाओं का वर्णन है, लेकिन 8 भाषाओं में, अष्ट मतलब 8 देश की बोलियों में, 8 देश की बोलियों में किसका वर्णन है? राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला का। अब देखो नाम में लिखा है अष्टदेश भाषा कि 8 देश की भाषा या 8 बोलियां, स्पष्ट लग रहा है। अब ये लोग अगर वर्णन करेंगे तो किसका करेंगे? राधा कृष्ण के श्रृंगार का ही वर्णन करेंगे। रीतिकाल के कवियों के और पल्ले क्या है, ठीक है ना। सम्य प्रबंध की बात करें, अलग नाम लग रहा है, लेकिन इसमें भी क्या है? राधा कृष्ण की ऋतुचर्या 85 पद्यों में वर्णित है। राधा कृष्ण की ऋतुचर्या 85 पद्यों में वर्णित है। कलिजुग रासों में क्या है? 16 कवित्वों में कली काल की बुराइयों का वर्णन है। कोई बात नहीं, सिर्फ अपने को यही ध्यान रखना है कि 16 कवित्वों में, कितने कवित्वों में? 16 कवित्वों में। प्रत्येक कवित्व का अंत इस पद से होता है, इस पद से होता है। क्या है? कीजिए सहाय जो कृपाल श्री गोविंद राय, कठिन कराल कलिकाल चली आयो है। कीजिए सहाय जो कृपाल श्री गोविंद राय, कठिन कराल कलिकाल चली आयो है। अब रसिक गोविंद जो इनकी पुस्तक है वो चंद्रलोक या भाषा भूषण के ढंग की अलंकार की एक छोटी पुस्तक है, जिसमें लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे में, ठीक है। भाषा भूषण में भी लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे में है, चंद्रलोक में भी लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे में थे। तो उसी के आधार पर अगर ये लिखी गई है तो इसी में भी लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे में मिलेंगे। युगल रस माधुरी में रोला छंद में राधा कृष्ण विहार और वृंदावन का बहुत ही रोला छंद का प्रयोग। युगल रस में रोला छंद, युगल रस में रोला छंद, रोला छंद का सर्वाधिक सुंदर प्रयोग किसने किया था? नंददास ने किया था, नंददास ने किया था। नंददास ने किस में किया था? रास पंचाध्यायी में। किस में किया था? रास पंचाध्यायी में। और रास पंचाध्यायी के लिए उन्हें जड़िया की उपाधि से सम्मानित किया गया था। रास पंचाध्यायी के लिए ही उन्हें जड़िया की उपाधि से सम्मानित किया गया था। रोला जो छंद है, रोला छंद में कितनी कितनी मात्राएं होती है? प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 24 और 11-13 पर यति होती है। कितने पर? 11-13 पर यति होती है रोला छंद में। रोला छंद जो है वो अपभ्रंश का छंद है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रोला है, उलाला है और दोहा है, ये सभी क्या है? किसके? अपभ्रंश के छंद है। इसके बाद आता है हमारे पास बनवारी। नेक्स्ट रचनाकार कौन है? बनवारी है। इन्होंने महाराज जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह की वीरता की बड़ी प्रशंसा की है। यह इतिहास प्रसिद्ध बात है कि एक बार शाहजहां के दरबार में, ठीक है ये कोई बड़ी बात नहीं है बनवारी जी, चलो आगे। सबल सिंह चौबन, यह इटावा के किसी गांव के जमींदार थे। रचनाएं महाभारत, ऋतु संहार, भाषानुवाद, रूप विलास, पिंगल प्रकाश। महाभारत की कथा 2 चौपाइयों में लिखी है। ये अपने महाभारत के लिए प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ को इन्होंने 1661 ईस्वी से 1724 ईस्वी के बीच में लिखा था। सबल सिंह चौबन, सबल सिंह चौबन, सबल सिंह। चौबन ही है भैया, सबल सिंह चौबन। महाभारत, ऋतु संहार, भाषानुवाद, रूप विलास और पिंगल ग्रंथ। महाभारत, ऋतु संहार, भाषानुवाद, रूप विलास, पिंगल ग्रंथ। छत्तर सिंह कायस्थ, इसके बाद आते हैं छत्तर सिंह कायस्थ। इनकी 17 ईस्वी में विजय मुक्तावली लिखी गई थी। इसमें महाभारत की कथा एक स्वतंत्र प्रबंध काव्य के रूप में कई छंदों में वर्णित है। इसमें महाभारत की कथा एक स्वतंत्र प्रबंध काव्य के रूप में, इसमें महाभारत की कथा एक स्वतंत्र प्रबंध काव्य के रूप में कई छंदों में वर्णित है। छत्तर सिंह कायस्थ, छत्तर सिंह ने और क्या नाम है? सबल सिंह ने। छत्तर सिंह और सबल सिंह दोनों ने महाभारत पर लिखा है। छत्तर सिंह और सबल सिंह, ठीक है जी, याद रख लेना। इसके बाद आते हैं महाराज विश्वनाथ।
महाराज विश्वनाथ। काफी महत्वपूर्ण है। शुक्ल ने इनके बारे में काफी कुछ लिखा है, तो पढ़ेंगे ही। किसने लिखा है? शुक्ल ने। और लगातार क्लास चल रही है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना भैया, लाइक नहीं किया है तो कर देना, ठीक है ना, अच्छी लगे तो कर देना। ये अन्य कवि हैं, थोड़ी देर और पढ़ाएंगे, फिर इसकी दूसरी क्लास लानी पड़ेगी क्योंकि अन्य कवि हैं, कवियों की संख्या काफ़ी है, ठीक है। देखते हैं। ये प्रसिद्ध कवि महाराज रघुराज सिंह के पिता थे। ये प्रसिद्ध कवि महाराज रघुराज सिंह के पिता थे। ये कवियों और विद्वानों के आश्रयदाता थे। रचना इनकी है आनंद रघुनंदन नाटक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी जानते हैं आनंद रघुनंदन नाटक। रामायण, विनय पत्रिका की टीका, ककहरा, शब्द, ध्यान मंजरी, विश्वनाथ प्रकाश। ककहरा किसकी थी? जायसी की भी ककहरा है शायद। ये रामोपासक थी, राम के उपासक थे। आनंद रघुनंदन नाटक, रामायण, विनय पत्रिका तो किसके होंगे? राम के, कोई समस्या नहीं है। पर कुल परंपरा के अनुसार निर्गुण संत मत की वाणी का भी आदर करते थे। कबीरदास के शिष्य धर्मदास का बांधव नरेश के यहाँ जाकर उपदेश सुनाना परंपरा से प्रसिद्ध है। ककहरा, शब्द, रमेनी आदि उसी प्रभाव के द्योतक हैं। ककहरा, शब्द और रमेनी, ककहरा ये वाली रचना, शब्द ये वाली रचना और रमेनी मतलब ये रामायण, ये तीनों रचनाएं जो है ककहरा, शब्द और रमेनी। ककहरा, शब्द और रमेनी ये तीनों ही किस प्रकार की रचनाएं हैं? जिस प्रकार की संत कबीरदास जी की रचनाएं। आनंद रघुनंदन नाटक, ब्रज भाषा में नाटक पहले इन्हीं महाराज विश्वनाथ ने लिखा था, ठीक है ना। तो ब्रज भाषा में पहल नाटक इन्हीं महाराज विश्वनाथ जी ने लिखा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में क्या लिखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। यद्यपि इसमें पद्यों की प्रचुरता है पर संवाद सब ब्रज भाषा गद्य में है। यद्यपि इसमें पद्यों की प्रचुरता है पर संवाद जो है वो सब ब्रज भाषा गद्य में है। अंक विधान और पात्र विधान भी है, अंक विधान और पात्र विधान भी है। हिंदी के प्रथम नाटककार के रूप में ये चिर स्मरणीय है। हिंदी के प्रथम नाटककार के रूप में ये चिर स्मरणीय है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन्हें हिंदी का प्रथम नाटक, इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। किसे? आनंद रघुनंदन नाटक को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। यद्यपि इसमें पद्यों की प्रचुरता है पर संवाद सब ब्रज भाषा गद्य में है। अंक विधान और पात्र विधान भी है। हिंदी के प्रथम नाटककार के रूप में ये चिर स्मरणीय है। भक्तवर नागरीदास जी, इसके बाद आते हैं भक्तवर नागरीदास जी। ये कृष्णगढ़ के नरेश महाराज सावंत सिंह थे। ये भक्तवर जो नागरीदास जी है, यही नागरीदास जी क्या थे? महाराज सावंत सिंह। कृष्णगढ़ के नरेश महाराज सावंत सिंह को ही नागरीदास जी कहा जाता है। पिता महाराज राज सिंह 13 वर्ष की आयु में ही इन्होंने बूंदी के हाड़ा जेत सिंह को मारा था। 13 वर्ष की आयु में ही इन्होंने बूंदी के हाड़ा जेत सिंह को मारा था। गृह कलह से इन्हें कुछ ऐसी विरक्ति हो गई कि ये सब छोड़ छाड़कर वृंदावन चले गए। नागरी शब्द श्री राधा के लिए आता है, इसलिए इन्होंने भक्तवर नागरीदास भी अपने आप को राधा का भक्त मानकर नागरीदास नाम रख लिया था। वृंदावन से इन्हें इतना प्रेम था कि एक बार ये वृंदावन के उस पार जा पहुंचे। रात को जब जमुना के किनारे लौट कर आए तब वहां कोई नाव बेड़ा न था। वृंदावन का वियोग इन्हें इतना असत्य हो गया, असहनीय हो गया कि ये जमुना में कूद पड़े और तैर कर वृंदावन आ गए। ये इनके बारे में एक प्रसंग है। वृंदावन में इनके साथ इनकी उपपत्नी बड़ी ठनी भी रहती थी। वृंदावन में इनके साथ इनकी उपपत्नी बड़ी ठनी जी भी रहती थी, जो कविता भी करती थी। बड़ी ठनी नाम सुना है ना? कृष्णगढ़ में इनकी लिखी छोटी बड़ी सब मिलाकर 13 पुस्तकें संग्रहित है। वो कौन कौन सी है? मनोरथ मंजरी, ज्यादा इनका महत्व नहीं है, लेकिन एक रीडिंग मार ले, धीरे धीरे कभी याद ही हो जाएगा। मनोरथ मंजरी, सिंगार सार, गोपी प्रेम प्रकाश, भोजनांदष्टक, जुगल रस माधुरी, फूल विलास, फाग विलास, ग्रीष्म विहार, पावस 25,
तीर्थानंद, फाग विहार, फाग विलास भी है, फाग विहार भी है, सुजानानंद, भक्तिसार, देह दशा, अरिल पच्चीसी, मनोरथ पच्चीसी मंजरी, मनोरथ मंजरी, जुगल भक्ति विनोद, ये इनकी रचनाएं हैं। मनोरथ मंजरी ये आ गया, मनोरथ मंजरी तो ठीक है ना। मनोरथ मंजरी, सिंगार सार, गोपी प्रेम प्रकाश, भोजनानंदाष्टक, भोजन आनंदाष्टक याद रख लेना। किसकी है ये? सावंत सिंह की, सावंत सिंह की, नागरी दास जी की। जुगल रस माधुरी, और क्या है? जुगल रस माधुरी, ये इनकी रचनाएं हैं। फाग विहार है, ग्रीष्म विहार है, फूल विलास है, ऐसी रचनाएं थोड़ा सा याद रख लेना। फूल विलास, ठीक है ना, क्योंकि विलास वाली रचनाएं घनानंद की भी आएगी, देव की भी काफी आएगी। तो आप अंदाजा लगा लेना कि फूल विलास जो है वो घनानंद या देव की न होकर, लेकिन फूल विलास नाम से न तो घनानंद की है न देव की है, न तो घनानंद की है न देव की है। फूल विलास की जो रचना है वो किसकी है? नागरीदास जी की है। इनका पहला ग्रंथ मनोरथ मंजरी जो 1723 ईस्वी में पूरा हुआ था। रीतिकाल के अन्य कवि दूसरे पार्ट में हम करेंगे। और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। संकुल मार्गदर्शन के नाम से ही अपना ऐप भी है, वहाँ पर एक फ्री नोट्स नाम से फोल्डर है, वहाँ पर हस्तलिखित या अंतिम समय में किस प्रकार से आपने तैयारी करनी है या उस मतलब एक सारांश जो है उसके वहाँ हस्तलिखित नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। गूगल पर सर्च मारेंगे, क्या नाम है? संकुल मार्गदर्शन नाम से ऐप है। संकुल मार्गदर्शन के नाम से ही अपना चैनल भी, क्या बोलते हैं उसको, टेलीग्राम चैनल भी है। और 63,771 अपने नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर वो ये है 63,771 और 24,802। इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, वहां भी आपको ये मिल जाएगा। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।